नमस्कार। अब हम चाहते हैं कि अगर कोई इसके अंदर सेम नाम का ऐड करने की कोशिश करे या फिर एडिट करके कोई सेम नाम का चेंज करने की कोशिश करे तो हम उसे करने ना दें। इसके लिए हमें करेंट डेटाबेस में जो डेटा है उसे गेट भी करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। और जैसे कि हमने देखा था कि डेटा को गेट करने के लिए या रीड करने के लिए हमें क्वेरी डिज़ाइन करनी पड़ती है और हम नहीं चाहते हैं कि हम बार बार ऐसे क्वेरीज लिखें और डेटा को लेके आएं। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फंक्शन बनाया था जो वैलिडेट का था, और उससे पहले एक हमने प्रोग्राम फंक्शन बनाया था वॉइड फंक्शन, जिसमें डेटा को जो टेक्स्ट टाइप में डेटा डिपार्टमेंट टाइप था उसको ज़ीरो किया था, खाली किया था। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा ही रीयूजेबल प्रोग्राम बने और उसे हम कॉल कर सकें बार बार। तो एक काम करते हैं, फिलहाल इसी के अंदर एक प्रोग्राम और बनाते हैं और इस प्रोग्राम को हम एक फंक्शन के तरीके से बनाएंगे और इसका नाम हम दे देंगे प्रोटेक्टेड। अब हमें जो फंक्शन है उसमें डेटा सेट हमें रिजल्ट में एज ए रिजल्ट वापस चाहिए, तो हम इसके टाइप को हम डेटा सेट रखेंगे और प्रोग्राम का नाम रखेंगे गेट डेटा। अब इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने फिलहाल गेट डेटा रखा है और अभी कुछ दे नहीं रहा है तो इसलिए एरर दे रहा है। तो सबसे पहले डेटा को वापस करने के लिए हमें पहले एक डेटा सेट बनाना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। उसका नाम हम रख देते हैं डेटा सेट और बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कुछ नहीं रखेंगे, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट सिर्फ क्रिएट करेंगे और इसको अभी छोड़ देते हैं पर ही। और इसका रिटर्न भी हम लिख देते हैं रिटर्न डेटा सेट। इससे ये एरर दूर हो जाता है और अब हम चाहेंगे कि इसके अंदर वो सब चीज़ें हों जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस लाइन को देखते हैं, ये हम हर बार यूज़ कर रहे हैं और इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फिलहाल इस जगह पे रख लेते हैं। हालांकि अगर मैं इसको यहाँ से हटा करके अगर अपने सबसे टॉप जो जगह है, यानी कि इस क्लास के अंदर यहाँ हम रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि इसकी डेफिनेशन एक ही बार होगा और इसका इस्तेमाल बार बार हो सकेगा, तो ये बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ भी डिफाइन किया था हमने। अब डीबी स्ट्रिंग हमने डिफाइन कर लिया ऊपर और अब हमें कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिफाइन करने की। अब हम चाहेंगे कि जो एसक्यूएल है उसको भी हम डिफाइन करना चाहेंगे किसी एक जगह पे। तो हम एक काम करते हैं, जो हमारे पास हमने अभी जो फंक्शन बनाया है उस फंक्शन में यहाँ रख लेते हैं इसको भी। और अब हमें चाहिए होगा रीड करने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि एक कनेक्शन बनाना पड़ता है और उसे ओपन भी करना पड़ता है। अब इसे हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं और आपको ये भी पता है कि अगर कनेक्शन ओपन होता है तो कनेक्शन क्लोज भी करना पड़ता है, जिसे हम साथ साथ ही करना चाहते हैं, कभी भूल ना जाए कहीं गलती से भी प्रोग्रामिंग करते वक्त। तो अब तक हमने ये सब चीज़ें कर लिया है। अब हम चाहेंगे कि जो एसक्यूएल कमांड है वो बाय डिफ़ॉल्ट कहीं से आए और सबसे पहले हम गेट की करते हैं क्वेरी। अब गेट के लिए आपने देखा था कि जो हमने गेट के लिए हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया था, तो अब इसे भी हटा देते हैं। अब हम इस क्वेरी को हम वहाँ डिफाइन करना चाहेंगे जो हमारे पास जहाँ पर डेटा आ रहा था। अब हर बार एक जैसी क्वेरी तो होगी नहीं, तो इसको अगर हम यहाँ पर डिफाइन कर दें तो हम गलत करेंगे। तो हम इसके लिए एक काम करते हैं,
सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यहां से हटा देते हैं और बाय डिफॉल्ट एज ए पैरामीटर हम पास करते हैं यहां पर लिख के। अब ये ऐसा क्यों किया है अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। और इसका हम टाइप देते हैं स्ट्रिंग। तो हम चाहेंगे कि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कहीं से स्ट्रिंग में जो क्वेरी आ जाए, क्वेरी स्ट्रिंग आ जाए और इसके बाद ये कमांड चलें और टेबल में फिल हो जाए। तो हम इसे भी डिफाइन कर लेते हैं और अब हम इसे यहां चाहते हैं। अब इसे मिला के देखते हैं हमने क्या क्या चीजें कर लिया है। सबसे पहले इसको हम यहां से छोटा कर लेते हैं और डेटा सेट रिटर्न हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया देखें, क्वेरी स्ट्रिंग हम नहीं करेंगे डिफाइन, हम डेटा सेट डिफाइन कर चुके हैं। एसक्यूएल कनेक्शन जो है वो भी डिफाइन कर चुके हैं और कमांड पहले हमने कनेक्शन ओपन किया, फिर कमांड हमने डिफाइन किया है। उसके बाद एसक्यूएल एडेप्टर को हमने किया है और उसके बाद सिलेक्ट कमांड को भी कर लिया और डेटा सेट को फिल भी कर लिया और इसके बाद हमने कनेक्शन को क्लोज भी कर लिया है। यहां तक हम कर चुके हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि ये सेट ऑफ कोड रिपीट करें बार बार। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहां लिखने की कोशिश करते हैं। या हम लिखते हैं गेट डेटा और इसके अंदर एसक्यूएल लिख देते हैं जो हमने यहां पर सेव किया है। और ये गेट डेटा कहाँ सेव होगा, हम कहते हैं कि जो डेटा सेट हमने यहाँ डिफाइन किया है ये वाला डेफिनेशन इसके अंदर आ जाए। तो ये कैसे आएगा, इज इक्वल टू, अगर हम लिखें तो आ जाएगा। तो अब मुझे ये सब चीजें यहां पर नहीं चाहिए, मैं इतना सारा कोड अपना कम कर सकता हूं। तो आपने देखा कि अब हमें क्या चाहिए, तीन चीजें चाहिए। एक तो डेटा सेट की डेफिनेशन करनी पड़ेगी, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, एक एसक्यूएल बनाना पड़ेगा और उसके बाद इस प्रोग्राम को दे देना है। ये प्रोग्राम आपको रिटर्न करेगा जो आपके पास डेटा सेट चाहिए। अब एक काम करते हैं, इसी का इस्तेमाल हम वैलिडेशन के लिए करते हैं। ये हमारा वैलिडेशन का प्रोग्राम था। अब हम चाहते हैं कि अगर मेरे पास कोई कुछ लिख के देता है डेटा, तो वहां पर मैं एक तो सबसे पहली बात की डेटा सेट क्रिएट करूंगा और एक कमांड लिखेंगे यहाँ पर। अब हमें क्या चाहिए कि अगर आईडी रिटर्न करे कुछ, क्या आईडी रिटर्न करे कि डिपार्टमेंट का नाम जो है, फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू, इसको अभी हम एसक्यूएल में भी करके देखेंगे, एसक्यूएल स्टूडियो में। अब हम चाहते हैं इसको एक बार हम समझने के लिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं और हम इस तरह से कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। अब हम चाहते हैं कि जो आईडी है, जो भी आईडी हम इस वक्त एडिट कर रहे हैं, उस आईडी के बराबर में वो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इसका क्या कारण है, हम चाहते हैं कि अगर हमने इसको एडिट किया और ये 6 नंबर रिकॉर्ड है, यहां पर अगर बाय चांस हम परचेज लिखें तो उसे सेव ना करें। तो हम ढूंढेंगे क्या इस 6 नंबर के अलावा कहीं पर परचेज लिखा हुआ आ रहा है। तो हम इसे बोलेंगे कि आईडी नॉट इक्वल टू के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं और एक और तरीका होता है नॉट और इक्वल टू।
तो नॉट इक्वल टू, अगर हम इसमें अगर हम SSMS में करके देखते हैं कि अगर हम क्वेरी में लिखना चाहें कि ID नॉट इक्वल टू से 1 या 4, चलो 4 करके देख लेते हैं। तो देखिए 4 के अलावा बाकी सब रिकॉर्ड्स आ रही हैं, और अगर मैं चाहूं कि इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं नॉट इक्वल टू 4, तो भी करेगा। देखिए उसने अपने आप कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि उसका जो सिंटेक्स है दरअसल में नॉट इक्वल टू इस तरह से ग्रेटर देन एंड लेस देन। अब मैं चाहूंगा कि नॉट इक्वल टू 4 यानी कि परचेज, तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई नॉट इक्वल टू 4 हो और क्या परचेज, मान लीजिए एडिट करते हुए परचेज की जगह मैंने सेल्स लिख दिया जानबूझ के, तो अब सेल्स मेरे पास नॉट इक्वल टू 4 में है, यस है। तो अगर उसमें कोई रिकॉर्ड हुआ तो वो उसको मना कर दे कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर ये 5 होता तो आप चेंज कर सकते थे, सेव कर सकते थे। इस तरह से हम डुप्लीकेसी को बचा सकते हैं। तो अब हमने क्या एसक्यूएल का स्टेटमेंट लिखा है, देखिए ID नॉट इक्वल टू 4 एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स। अब यही चीज हम वहां रिपीट करते हैं। सो ID नॉट इक्वल टू जो भी हमारे HFID में है वो, एंड डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू txt डिपार्टमेंट नेम डॉट टेक्स्ट। अगर कोई रिकॉर्ड मिलता है तो डेटा सेट में लेके आओ, और अगर डेटा सेट में लेके आते हैं तो अब हम चाहेंगे कि इस डेटा सेट को हम चेक करें। तो हम चेक करेंगे कि इफ डेटा सेट डॉट टेबल, अब टेबल का नाम आपको पता ही है कि हमने रखा है बाय डिफॉल्ट टीवी, डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है अगर कोई भी एक रिकॉर्ड मिलता हो तो हम बूलियन फॉल्स कर देंगे, बूलियन इज इक्वल टू फॉल्स, कि हम इसे सेव नहीं करने दे सकते हैं। और साथ साथ हम चाहेंगे कि एरर भी लिख डाले वो, कि डुप्लीकेट एंट्री। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहीं पर ही हम दे सकते हैं डुप्लीकेट एंट्री नॉट अलाउड, डुप्लीकेट एंट्री नॉट अलाउड, या आप जो ठीक समझे वैसा आप लिख सकते हैं मैसेज। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इसका रीयूज किया है यहाँ पर, और यहाँ भी हमने रीयूज कर लिया उसी फंक्शन का। अब इसको चला के देखते हैं कैसा लगता है। इसे रिबिल्ड करते हैं। इसको अब हम रिफ्रेश करके अब हम चाहेंगे कि ये जो सेल्स हैं इसको हम इसे क्लिक करते हैं पहले, कि देखते हैं कि ये ह्यूमन रिसोर्स को लेके आ सकता है कि नहीं। देखिए ह्यूमन रिसोर्स ले आया, यानी कि मेरा गेट फंक्शन जो कि यहाँ पर हमने यूज किया है वो काम कर रहा है और रोज लेके आ रहा है। और अब अगर हम यहाँ पर लिखें सेल्स, क्योंकि आपको पता है सेल्स ऑलरेडी है, तो क्या करेगा देखते हैं। सेव बटन पे क्लिक करते हैं, इसने सेल सेव कर लिया है। इसका रीजन क्या है अभी देख लेते हैं, अभी हमें समझ में आ जाएगा। पहले तो हम देखिए ये कह रहा है कि डुप्लीकेट एंट्री नॉट अलाउड, बट फिर भी हमें अभी देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर लिखना था ह्यूमन रिसोर्स। हमने कुछ गलती की है उसे हम चेक करते हैं अभी, और देखते हैं हमने क्या गलती की है। हमारा एरर होने का रीजन है कि हमने यहाँ फॉल्स किया और उसके बाद उसको हमने ट्रू भी कर दिया, तो इसलिए कंफ्यूज हो गया कि हम क्या करें। तो ऐसे केस में हमें बचना चाहिए, तो अब हमें करना पड़ेगा एल्स, यानी कि अगर कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो इसको
ट्रू कर दें। अब ये मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि अगर इसको रिकॉर्ड मिल गया डुप्लीकेट एंट्री दिखाएगा और फॉल्स करेगा और सेव नहीं करेगा। इसको एक बार हम और रीबिल्ड करते हैं और एक बार हम फिर दोबारा से व्यू करते हैं अपने ब्राउजर पे। अब हम इसे फिर एडिट करते हैं और इस बार हम सेल्स फिर लिखेंगे और देखेंगे क्या होता है। और इस पर हम लिख देते हैं सेल्स और इसे सेव करते हैं। देखिए अब इसने सेव नहीं किया और इसने कहा डुप्लीकेट एंट्री नॉट अलाउड। कैसे, एक बार हम इसको क्वेरी करके देख लेते हैं। इसके फिल्टर्स को हटा देते हैं और एक बार हम चेक करते हैं क्या नजर आता है, देखते हैं। देखिए उसने कोई चेंज नहीं किया है, तो यानी कि अब ये मेरा काम कर रहा है, तो मैं इसे कैंसिल ही कर पाऊंगा अगर मैं डुप्लीकेट एंट्री नहीं देना चाहूंगा। और अगर मैं फिर भी इसको अगर खाली करना चाहूं तो देखते हैं क्या करता है। इसको फिर हम सेव करते हैं। देखिए डिपार्टमेंट नेम विद लेंथ दिस नॉट अलाउड। और अब मैंने कहा था कि जब मैं कैंसिल कर लूं तो ये दोबारा से ये नजर ना आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कैंसिल या सेव के साथ यानी कि क्लियर जहां लिखा है वहां इसको भी हमें क्लियर करना चाहिए। तो एक काम करते हैं, तो इससे क्या होगा कि वैलिडेशन अगर ना भी क्लिक करें तो भी आए। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको अपने क्लियर वाले फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। ये हमारा क्लियर वाला फंक्शन था और इसके अंदर हमने डाल दिया। तो देखा कि इस तरह से हम रीयूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स को। इसको रीबिल्ड करके एक बार अब फिर दोबारा से व्यू करके देखते हैं क्या होता है। इसे हम फिर एडिट करते हैं और यहाँ फिर हम डुप्लीकेट लिख देते हैं सेल्स और सेव करते हैं। डुप्लीकेट एंट्री आई है, कैंसिल करते हैं, फिर एडिट करते हैं। देखिए नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि उसने ये साफ कर दिया होगा। तो उम्मीद करूंगा कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने कैसे फंक्शंस का रीयूज किया है, ये आपने देखा। अब ये हुआ रीयूज मेरे इस वाले फॉर्म के अंदर। अब देखा जाए तो मेरा ये फॉर्म का काम खत्म हो चुका है। अब मैं नया ऐड भी कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ, वैलिडेट भी कर सकता हूँ। अब जब मैं इसका इस्तेमाल आइटम मास्टर के साथ करूंगा तो क्या ये सारा कोड मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, यानी कि इतना सारा कोड जो हमने यहाँ लिखा है अपडेट और यहाँ पर हमने इंसर्ट करने के लिए भी लिखा है इतना कुछ कोड, क्या ये लिखना पड़ेगा? नहीं। अब हम चाहेंगे कि जैसे ये फंक्शन हमने यहाँ बनाया है इसको कहीं ऐसी जगह बनाएं जिससे कि हर पेज इस फंक्शन को एक्सेस कर पाए। वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। और तब तक के लिए नमस्कार।